नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी की पहली बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका पहला अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में। माध्यमिक स्तर पे अभी तक हमने भूगोल का जो अध्ययन किया है वो सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में किया है। सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पार्ट थे, जैसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। ये सारे सामाजिक विज्ञान के घटक हैं। इसमें हमने भूगोल का अध्ययन भी किया इसके साथ साथ। लेकिन अब 11वीं क्लास में आने के बाद में भूगोल का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंत प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूगोल के अंतर्गत हम जो है भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं, इनके बीच में जो संबंध है, जो प्रतिक्रिया होती है, ये सारी जानकारी हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? भूगोल हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास का जो परिवेश है, हमारे आसपास जो वातावरण है, उससे हम प्रभावित होते हैं और हमारे जो संसाधन है आसपास, उसके आधार पर ही अपना विकास कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जो है भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। मनुष्य जब आदिम जीवन व्यतीत करता था, उस समय पर अपने भरण पोषण के लिए वो पशुओं का शिकार करता था और इसके अलावा कंदमूल या फलों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ना तो उसे जो है कृषि करना आता था और ना ही जो है उसे मांस को पकाना आता था। जैसे ही उसे मिलता था डायरेक्टली वो कंज्यूम करता था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, तकनीकी का विकास होता गया, प्राकृतिक संसाधनों की समझ होती गई और भूमि और जल का उपयोग समझने के बाद में उसने फसलों को उगाना शुरू कर दिया, यानी आहार का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। मनुष्य जो है जैसे जैसे भोजन उसको प्राप्त हुआ, जिन जिन स्थानों पर जो चीज अवेलेबिलिटी हुई, उसके अनुसार ही अपनी आदत बना ली। जैसे कि अगर हम कोस्टल क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्रों के आसपास की बात करें तो वहां पर जो है लोग मछली अधिक खाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर जो है बड़ी आसानी से उनको वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर वही हम उत्तर भारत की बात करें, मध्य भारत की बात करें, तो वहां पर जो है मछली का को आहार के रूप में कम उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर फसलों का उत्पादन अधिक होता है और फसलों का उत्पादन अधिक होने के कारण वहां पर जो है शाकाहारी लोग अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा वस्त्रों की बात करें तो जहां पर गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर हल्के कपड़े लोग पहनते हैं और जहां पर ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर मोटे और ऊनी कपड़े अधिक पहनते हैं। तो मौसम के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लिया या आसपास के वातावरण के अनुसार। तो भूगोल के अंतर्गत हम और सब चीज देखते हैं कि भूगोल में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पूरी पृथ्वी पर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। यानी कि सभी स्थानों पर एक जैसा वातावरण नहीं है, सभी स्थानों पर एक जैसा जो है वो भौगोलिक स्ट्रक्चर नहीं है। भूगोल आपको विविधता समझने एवं स्थानों के संदर्भ में ऐसी भिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। तो भूगोल के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हर स्थान पर विविधता पाई जाती है, तो हमें इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होती है कि ये विविधता क्यों पाई जाती है। तो आगे हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे कि आखिर ये सब चीज हमें जो है भूगोल में किस प्रकार जानकारी मिलती है। हमने अपने मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने और धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित की है। हमारी जो पृथ्वी है गोले आकृति है। गोले आकृति को हमने मानचित्र पर प्रदर्शित करके धरातल पर होने वाली विभिन्न विविधताओं की जो है उसको हमने इसको प्रदर्शित करा इस पर। जैसे जैसे आधुनिक जो है वो टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, जैसे हम देख रहे हैं,
तो भौगोलिक सूचना तंत्र, इसके अलावा जो है कंप्यूटर के द्वारा मानचित्र का निर्माण करना, ये सारी कुशलताएं भी धीरे धीरे विकसित होने लगी। जीआईएस जो है ये एक काफी बड़ा एक सेक्टर है, यानी यहाँ पर जो है वो इसमें सैटेलाइट भी इन्वॉल्व हो गए हैं और यहाँ पर जो है भौगोलिक सूचनाएं जो भी हमें आंकड़े होते हैं भूगोल के द्वारा वो प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है मानचित्र, कंप्यूटर के द्वारा मानचित्र बनाने में बहुत सारी जो है वो सुविधाएं हमें मिलती है। पृथ्वी हमारा आवास है और यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों, अन्य छोटे छोटे प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी जो है ना खाली हमारा यानी मनुष्य का आवास है, बल्कि छोटे छोटे प्राणी भी इसमें निवास करते हैं। अगर हम जैसे पेड़ पौधे की बात करें, अगर वो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मानव जीवन भी नहीं हो पाएगा, तो यानी एक दूसरे पर ये आश्रित है। पृथ्वी की सतह समरूप नहीं है। पृथ्वी पर अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी समतल नहीं है, ये समान रूप से एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती है, भौतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे कई स्थानों पर जो है पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, रेगिस्तान है, इसके अलावा समुद्र है, तो उजाड़ क्षेत्र है, कहीं पर बहुत सारे वन है। इसी प्रकार से जैसे भौतिक स्वरूप अलग अलग है, उसी प्रकार से सांस्कृतिक स्वरूप भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत जो आने वाले हैं, मानव ने जिसको सर्जित किया है, मानव ने जिन्हें बनाया है, जैसे ग्राम हो गए, नगर हो गए, सड़क हो गए, पतन हो गए, बाजार हो गए, या इसके अलावा जो है आवास हो गए, ये सारी चीजें मनुष्य ने सर्जित किया यानी खुद बनाई। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ये सवाल, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछा गया और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो एक ग्रीक विद्वान थे, इरेटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले जो है भूगोल शब्द को परिभाषित किया। आप जानते हैं कि भूगोल को हम अंग्रेजी के अंदर ज्योग्राफी कहते हैं, और ज्योग्राफी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफस से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफस का अर्थ है वर्णन करना। तो अगर इसके अर्थ की बात करें ज्योग्राफी की, तो इसका अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। कई सारे विद्वान जो है वो मानव, पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखते हैं। तो बात ही ठीक है कि पृथ्वी पर जो है मनुष्य निवास करता है, मनुष्य का आवास, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा भी बहुत सारे जीव रहते हैं, वो उन सबका भी आवास है। पृथ्वी बहुआयामी है। पृथ्वी जो है अगर देखा जाए तो उसके बहुत सारे जो है फीचर्स पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्री विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी जो है बहुआयामी, बहुत सारे जो है इसके तत्व मौजूद हैं, और इस कारण जो है अलग अलग विषयों की अगर बात करें, इन सारे विषयों को मिलाकर भी पृथ्वी का वर्णन करना संभव नहीं है। भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक नहीं है। भूगोल को सिर्फ हम जो है अगर हम ये सोचें कि ये खाली क्षेत्र का अध्ययन करना है तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि भूगोल में जो है हम क्षेत्र का अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन क्षेत्र के अध्ययन के साथ साथ में ये भी हम जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये जो है क्षेत्र में जो विविधता है वो किस कारण से, कारण क्या है उनका, ये भी हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न है। यानी अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें या हम एक क्षेत्र की बात कर लें तो फसल जो है एक जैसी नहीं होती। यानी कि अगर हम भूमध्य सागरीय प्रदेशों की बात करें तो वहां पर खट्टे फलों की कृषि ज्यादा होती है, वहीं अगर मान लो मैदानी क्षेत्रों की बात कर ले तो वहां पर जो है खाद्यान्न वस्तुओं की कृषि ज्यादा होती है। तो ये भिन्नताएं देखने को मिलती है
और ये भिन्नताएं जो हैं जलवायु और मिट्टी के आधार पर होती हैं, साथ साथ में जो है बाजार की मांग के आधार पर भी ये देखने को मिलती है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक है। अगर हम मानवीय क्रियाओं की बात करें या भौतिक स्वरूप की बात करें, ये दोनों स्थिर ना होकर गत्यात्मक है, समय समय पर इनमें बदलाव होता रहता है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। समय समय पर इनका परिवर्तन जो है होता रहता है, चाहे भौगोलिक स्वरूप की बात करें चाहे मानवीय कार्य की बात करें। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इनकी छाप उनके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जाती है। मनुष्य जो है वो प्रकृति का अभिन्न अंग है। अपने जो है कार्य जो करता है वो, या अगर वस्त्र पहनता है, व्यवसाय जो करता है, उसके आवासों की बात करें तो वहां पर उसके भौगोलिक स्वरूप की छाप देखने को मिलती है। भौगोलिक स्वरूप के आधार पर ही वो इसका क्या अपने कार्य करता है। जैसे वस्त्रों की बात करें, बताया मैंने इससे पहले कि ठंडे क्षेत्रों में जो है वो गर्म कपड़े पहनता है और गर्म क्षेत्रों में जो है हल्के कपड़े पहनता है। आवास की बात करें, जहां पर आसपास जैसे संसाधन होंगे उसके ही आधार पर उनके आवास होते हैं या फिर मौसम के अनुसार आवास होते हैं। व्यवसाय जो है यानी प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, जो संसाधन होते हैं उसके आधार पर ही अपने व्यवसायों का वो चयन करता है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। मनुष्य में बात करें तो मानव जो है प्रकृति के साथ जो समझौता किया है, जो उसने एक एडजस्ट किया है, यह बात करें वो एडजस्ट कैसे किया है, वो प्रकृति में परिवर्तन करके उसने या तो परिवर्तन किया है या अपने आप को उसने एडजस्ट किया है उसके आधार पर। एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न क्रियाकलाप के माध्यम से व्यक्त किया है। उसने बताया है कवि ने, जैसे कवि ने कुछ लाइनें दी हुई है यहाँ पर, आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग और मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारियां और बाग बगीचे बनाए। तो वैज्ञानिक ने इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार से क्रिया करके उनमें कुछ मॉडिफाई किया, उनमें कुछ बदलाव करके, और उसको जो है उसने उस प्रकृति के संसाधनों को स्वीकार किया। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। वो प्रश्न कौन से हैं? क्या, कहां और क्यों। कहां का अर्थ है कि यानी हमने कोई भी स्वरूप देखा, हमने मान लो एक आकृति है, वो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, हमने वो आकृति देखी, देखने के बाद सबसे पहले उनमें ये हुआ कि ये क्या है, तो ये हमने देखा, हमें पता लगा कि ये पर्वत है, ठीक है। दूसरा है कहां पर है, फिर ये देखा कि ऐसे पर्वत जो है किन किन स्थानों पर जो है मौजूद है, तो ये हो गया कहां पर। और तीसरा है कि ये क्यों बनी, ये आखिर ऐसी आकृति यहां पर क्यों है। तो इन तीनों चीजों को अगर मिलाया जाए तो ये क्या हो गया, एक वैज्ञानिक विषय यहां पर बन जाता है। तो ये दो जो थे, क्या और कहां, जब तक ये दो क्या नाम है शब्द, दो जो है क्वेश्चन थे यहाँ पर, क्या और कहां, तब तक एक वैज्ञानिक विषय नहीं बना। लेकिन तब इसमें क्यों आ गया, यानी कारण पूछ लिया, तो ये एक वैज्ञानिक विषय के रूप में परिवर्तित हो गया। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भूगोल जो है एक समाकलित विषय है, यानी एक सेपरेट विषय ना होकर समाकलित है, एक दूसरे से संबंधित जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल की अगर बात करें, भूगोल जो है क्षेत्र पर आधारित है और इतिहास जो है वो काल पर आधारित है, उसका संश्लेषण करता है।
वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। जिन वर्तमान अगर विश्व की बात करें, ऐसा लगता है गांव की तरह हमें जो है एक एहसास होता है, जैसे गांव ज्यादा बड़ा नहीं होता। इस हिसाब से अगर हम दूरियों की बात कर लें तो परिवहन के जैसे बेहतर साधन होने लगे हैं तो हमें दूरियां काफी कम हो गई है गांव की तरह। जैसे दृश्य श्रव्य माध्यमों एवं सूचना तकनीक के आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। और ऐसे सूचना की बहुत सारी तकनीकें हैं जिनके कारण आंकड़ों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, सूचनाएं देने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, लेने और देने के दोनों के लिए। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतराप्रस्थ संबंध है। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ में आपस में बहुत अच्छा संबंध जो है वो स्थापित है भूगोल के साथ। कारण क्या है, जब भूगोल का हम अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो वह देखते हैं क्योंकि भूगोल जो है एक अलग से, हम इसमें पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये संबंधित है अन्य विषयों के साथ। भूगोल स्थानीय संदर्भ में यथार्थता को समग्रता में समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों में भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। तो भूगोल का अध्ययन जो है हम ये तो करते हैं क्षेत्रीय आधार पे कि हम ठीक है उसकी जानकारी लेते हैं, भिन्नता भी देखते हैं, लेकिन ये अन्य विषयों के साथ भी काफी अच्छी तरह संबंधित है। भूगोलवेताओं को सभी विषयों की समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जो है तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं सभी क्षेत्रों का। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हिमालय पर्वत एक महान अवरोध के रूप में काम करता है। वो जलवायु से भी जो है भारत को अलग करता है और इसके अलावा जो है वो रक्षा कवच के रूप में भी काम करता है पड़ोसी देशों के साथ। यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत में दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रे से एशिया आक्रमणकारी जो है भारत में उन्होंने प्रवेश किया, उसके द्वारा जो उनको सुविधा वहां से मिल गई। दक्षिणी भारत में जो है वो समुद्री क्षेत्र है सारा, और समुद्री क्षेत्र होने के कारण जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो देश थे इनको आने में या इनको संपर्क जो है स्थापित करने में ज्यादा प्रोत्साहित किया समुद्री किनारों ने। तो ये जो है वहां का भौगोलिक स्ट्रक्चर वहां के इतिहास से संबंधित है। विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों ने भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चिन्हित करता है। यानी सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का भूगोल से काफी सारा जो है संबंध है, काफी अधिक संबंध है। ये दो खंडों में विभाजित किया गया है। एक तो है भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में संबंध, दूसरा है भूगोल और सामाजिक विज्ञान में संबंध। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, भौतिक भूगोल की जितनी शाखाएं हैं प्राकृतिक विज्ञान के अंतःपृष्ठ हैं। जैसे एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये इसके माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि ये सारी जो है हमारे भूगोल की शाखाएं हैं और ये हमारी विज्ञान की शाखाएं हैं। इसी प्रकार से ये जो है हमारे भूगोल की शाखाएं हैं और ये सामाजिक विज्ञान की शाखाएं दी हुई दोनों तरफ में अलग। जैसे मृदा भूगोल यहाँ पर हो गया, विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं मृदा विज्ञान। समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान जो है ये भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं और जल विज्ञान हम विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जलवायु विज्ञान ये जो है भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं और मौसम जो विज्ञान है ये हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। जो भौतिक भूगोल है हमारे वो भौमिकी जो कि प्राकृतिक विज्ञान के भाग है, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से संबंधित है। इसी प्रकार भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करती हैं।
तो भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, आपस में एक दूसरे से सूचनाएं प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक घनिष्ठता से जुड़ा है। यानी जैव भूगोल की बात करें, जहाँ जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी विज्ञान से वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, कि वहीं से वो उसकी सूचनाएं प्राप्त करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित और कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोलवेत्ताओं को जो है गणित का ज्ञान भी होना चाहिए और मानचित्र बनाने में निपुण होना चाहिए, क्योंकि मानचित्र जो होता है वो भूगोल में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पृथ्वी का आकार भूआब है। पृथ्वी का आकार भूआब मतलब जियोड, इंग्लिश में कहते हैं इसको जियोड। मतलब पृथ्वी का आकार जो है वैसे देखने को तो गोल है, लेकिन उसकी ऊपरी परत जो है ऊबड़ खाबड़ है। तो पृथ्वी जो है पूरी गोल ना होके उसकी ऊपरी परत उसकी ऊबड़ खाबड़ है, जिसको हम कहते हैं जियोड। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो कि द्विआयामी प्रदर्शन होता है। मानचित्र जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि मानचित्र के द्वारा ही हम किसी की भौगोलिक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। भूगोल और सामाजिक विज्ञान का संबंध, ये दूसरा पॉइंट है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा के अंतर प्रश्न संबंध है। यानी कि सामाजिक विज्ञान और भूगोल, इन दोनों का जो है घनिष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास के अंतर्गत भूगोल और इतिहास से अंतर संबंध का वितरण पहले ही दिया जा चुका है। पहले हमने देखा भूगोल और इतिहास का क्या संबंध है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के जितने भी भाग हैं उसका सभी का हम रिलेशन यहाँ पर देखेंगे। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसे क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का विकास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यानी हम भौगोलिक चिंतन का इतिहास है, इसमें दर्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो वैज्ञानिक थे, जो विद्वान थे, इन्होंने कहाँ कहाँ पर यात्राएं करी, कौन कौन से उन्होंने खोज करी, कौन कौन से देशों की उन्हें जानकारी मिली, ये सब भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जो कि एक दर्शन का भाग है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांगिकीय, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के जो भाग है, जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं, जैसे सामाजिक भूगोल जो है समाजशास्त्र का जो है सेम जो है आपस में संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान ये सामाजिक विज्ञान की शाखाएं या राजनीतिक भूगोल से शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र है, ये सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं। और यहाँ हो गया आर्थिक भूगोल, तो ये आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, पहला हमने पॉइंट पढ़ा सामाजिक विज्ञान में, पहला है दर्शन, दूसरा है समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुत्व, सत्ता के विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य और उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक शास्त्र है, ये मूल रूप से क्या है, क्षेत्र और उसकी जनसंख्या या वहां का जो शासन व्यवस्था है उसकी विवेचना करता है। लेकिन यहाँ राजनीतिक भूगोल में जो है वो क्षेत्रीय इकाई यानी राज्य हो गया, उसकी जनसंख्या और उसके राजनीतिक व्यवहार जो है किस प्रकार से है उसका अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है। यानी ये सभी चीज है जो हमारा वितरण है, उत्पादन है या विनिमय, उपभोक्ता, इनका एक अलग विशेष स्थान है, सभी का अपने अपने जो है स्थान पर। अतः यहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, वितरण और विनिमय
उपभोक्ता का स्थानीय पक्ष का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर भी उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और वहां पर भी उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांक की निकटता से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या भूगोल जो है वो जनसंख्या के कारकों से जुड़ा हुआ है। भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधि तंत्र एवं उपादान का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। सामाजिक विज्ञान है प्राकृतिक भूगोल, या प्राकृतिक जो विज्ञान है, इन दोनों से भूगोल काफी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाएं जो है मुख्य रूप से इसको उपागम भी कहते हैं क्योंकि इनके आधार पर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक तो है वस्तुगत भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल भी कहते हैं इसको, और प्रादेशिक भूगोल भी है। विषय वस्तुगत जो भूगोल है इसको सामान्य भूगोल भी कहा जाता है। इसका जो सबसे पहले प्रतिपादन जो किया ये जर्मन भूगोलवेता थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने सबसे पहले वस्तुगत भूगोल को प्रतिपादित किया, यानी ये जो है इसके समर्थक थे। प्रादेशिक भूगोल जो कि प्रदेश के पर आधारित होती है, इसके समर्थक जो थे जर्मन भूगोलवेता कार्ल रीडर, जो इसके समर्थक थे प्रादेशिक भूगोल के। विषय वस्तुगत उपागम में एक तत्व को दूसरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, यानी कि विषय वस्तु जो उपागम है जो पहला हमने देखा, इसमें जो तत्व जो कोई भी है उसको पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लेकर पूरे विश्व में उसको टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकार की पहचान की जाती है, उसके बाद क्षेत्रीय आधार पर की जाती है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है, अगर हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उससे पहले हमने क्या है विश्व का अध्ययन करना पड़ेगा, विश्व के स्तर का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणदार वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनकी विवेचना और सीमांकन करना होगा। यानी कि ये है जब हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उससे पहले हमें विशेषताओं का अध्ययन भी हमें करना पड़ेगा। दूसरा उपागम है प्रादेशिक भूगोल। इसमें विश्व के जो अलग अलग स्तर है उनके प्रदेशों के आधार पर विभक्त किया जाता है, और प्रदेशों के आधार पर बांटने वाले यानी कि एक क्षेत्रीय इकाइयों में बांटने के बाद उसका अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, यह एक विशिष्ट जो है नामित क्षेत्र भी हो सकते हैं। प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल या उपागम भी कह सकते हैं, ये दोनों जो है द्वैतवाद भूगोल की एक विशेषता है। यानी ये इससे पहले हम सामान्य भूगोल का अध्ययन करते थे, लेकिन जब ये प्रादेशिक भूगोल क्रमबद्ध भूगोल दो अलग अलग जो है वैज्ञानिक इसके जो समर्थक होने लगे तो ये द्वैतवाद की विशेषता ये बन गए, यानी द्वैतवाद जो है यहाँ पर शुरू हो गया, दोनों अलग अलग विचार जो है वैज्ञानिकों के मन में आने लगे। तो क्रमबद्ध भूगोल जो है इसको अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रमबद्ध भूगोल जो है या वस्तुगत भूगोल की बात करें तो वहां पर भौतिक भूगोल, इसके अलावा मानव भूगोल और जीव भूगोल, ये तीन पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। भौतिक भूगोल हो गया, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे कैसे है ये। भूगोल की शाखाओं की अगर बात करें तो क्रमबद्ध भूगोल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल और तीसरा है जीव भूगोल। तो भौतिक भूगोल जो है इसको फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। भू आकृति विज्ञान, भूमि पर बनने वाली जितनी आकृतियां हैं वो आकृतियां कैसे विकसित हुई, किन किन प्रक्रियाओं से उनका संबंध है, जैसे जल से बनने वाली आकृतियां, पवन से बनने वाली आकृतियां, पर्वत हो गई, पठार हो गई, मैदान है, तटीय क्षेत्र है,
ये सारी आकृतियों के बारे में हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। सेकंड है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में जलवायु की जो जितने भी तत्व हैं, वायुमंडल की संरचना है, मौसम प्रणाली है, जलवायु प्रदेश है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। जल विज्ञान, जल विज्ञान में जल के जितने भी हमारे परिमंडल हैं, जैसे समुद्र हो गया, नदियां हो गए, झील हो गए, तालाब हो गए, ये सारी चीजें, और इसका जो है मनुष्य इस पर जो कार्य करता है, मनुष्य के द्वारा पड़ने वाला जो प्रभाव है, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। तीसरा है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में मृदा के निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, किन किन तत्वों से मृदा का निर्माण हुआ है। जैसे मृदा जो है पढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, ठीक है ना। ये सारे जो है मृदा के प्रकार हैं और इनका निर्माण किस प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, ये सब अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता क्या है, किन किन तत्वों की कमी है, किन किन तत्वों की अधिकता है, ये सब। सेकंड था हमारा, पहला हमने पढ़ा भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत जो है हम समाज के बारे में या इसके अलावा समाज का जो योगदान है संस्कृति में, उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या या अधिवास भूगोल, ये दोनों अलग अलग भूगोल हैं। जनसंख्या भूगोल अलग है, अधिवास भूगोल अलग है। जनसंख्या भूगोल जो है वो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि और उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास और व्यवसाय संरचना, यानी कितनी जनसंख्या कौन सा व्यवसाय करती है, किस व्यवसाय में संलग्न है, ये सारे जो है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत इसमें हम अध्ययन करते हैं। अधिवास भूगोल के अंदर बस्तियों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो है हमारा नगरीय और एक हो गया हमारा ग्रामीण। ये दो अधिवास है, कि किस प्रकार इनका स्वरूप है, कहाँ पर ये जो है नगर जो है विकसित है, कहाँ पर गांव विकसित है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब हम जो है अधिवास भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल। ये सारी शाखाएं मानव भूगोल की शाखाएं हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। आर्थिक भूगोल जो है मानव की आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ पंचम क्रियाएं जो हैं, ये सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो इनका जो है इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जैसे कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, व्यापार है, या इसके अलावा जो सेवाएं सेक्टर के अंदर आते हैं, सेवाएं जो करते हैं, वो सारे हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक प्रक्रिया का अध्ययन कराता है ये, कि जो क्षेत्र को संगठित करती है, यानी इतिहास के अंदर जो है हम कालिक विश्लेषण करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है कालिक और क्षेत्रीय दोनों विश्लेषण करते हैं। यानी अभी जो कोई देश है, कोई प्रदेश जो है, वो कैसे स्वरूप में अंदर है और उसका इतिहास में उसको क्या अनुभव प्राप्त हुआ है और इतिहास में उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी चीजें, जैसे जो आक्रमणकारी किसी भी देश के अंदर आए, वो किन मार्गों से होके आए, कौन कौन सी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन से भौगोलिक स्वरूप से जिसके कारण उनकी रक्षा हुई, और कौन से वीक पॉइंट है जिनके जहां पर होकर वो आए। ये सब चीज का अध्ययन हम किसमें करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के अंदर जो है हम राज्य की सीमाएं, पड़ोसी देशों से कैसा संबंध है उनका, इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सारी चीजों जो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीव भूगोल। जीव भूगोल ये भी क्रमबद्ध भूगोल, क्या ना, ये जीव भूगोल ये है, ये तीसरा पार्ट है। पहला था हमारा भौतिक भूगोल, दूसरा था हमारा मानव भूगोल और तीसरा है हमारा जीव भूगोल। तो जीव भूगोल के अंदर जीवों संबंधित अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। तो पहला हो गया जीव भूगोल, यानी जीवों जो जीव है, यानी पशु हैं, या अगर मनुष्यों की बात करें, इन सबका जो है भौगोलिक स्वरूप के अनुसार उनकी विशेषता अलग अलग होती है। सभी जगह पर समान रूप से जो है सभी जीव नहीं पाए जाते। जैसे हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में जो है वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, तो वहां पर जो जीव पाए जाते हैं वो हमारे एशिया में काफी कम मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में जैसे कंगारू है, कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, इसके अलावा और किसी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलते। तो इसका अध्ययन हम करते हैं जीव भूगोल के अंदर। वनस्पति भूगोल, तो वनस्पति जो है वो क्षेत्र के आधार पे अलग अलग है, वहां की जलवायु के हिसाब से अलग अलग होते हैं,
इसका अध्ययन हम करते हैं वनस्पति भूगोल के अंतर्गत करते हैं। परिस्थितिक भूगोल, परिस्थिति यानी पर्यावरण में जो है आपस में क्या संबंध है सभी प्राणियों का, इसमें प्रजातियों के निवास और उनका जो है क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, नेक्स्ट चौथा पार्ट है। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं, जो पर्यावरण में जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे भूमि का ह्रास है, प्रदूषण है, ये सारी समस्याएं हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, तो ये सारी जो चीजें हैं इसका हम अध्ययन करते हैं किसमें, पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो अभी हमने जो है क्रमबद्ध भूगोल के बारे में देखा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल के अंदर किसी भी जो है प्रदेश के बारे में संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया जाता है सभी इकाइयों का। तो जैसे इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है, वृहत हो गया, मध्यम हो गया, लघु क्षेत्र के अंदर कर लेते हैं। ये ग्रामीण नगरीय इलाकों में कर लेते हैं, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। ये एक प्रदेश में जो विकास की व्यवस्था है वो किस प्रकार से किया जाए, उसका विश्लेषण और संश्लेषण जो है किस प्रकार से किया जाए, ये सब का जो है हम प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें जो है मैं कुछ इसके माध्यम से आपको समझा दूंगा शाखाएं जो है क्रमबद्ध भूगोल की कौन कौन शाखाएं हैं। तो क्रमबद्ध भूगोल में हो गया हमारे एक हो गया हमारा भौतिक भूगोल, दूसरा हो गया हमारा मानव भूगोल, और दर्शन शास्त्र हो गया, और विद्युत तकनीकी। यानी भौतिक भूगोल जो है ये हमारा भूआकृति विज्ञान, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जलवायु विज्ञान बता चुका हूँ, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये चारों भाग हैं इसके। इसके अलावा जो है मानव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये आपको सभी शाखाएं में बता चुका हूँ। जिसमें जनसंख्या भूगोल है, यह बस्ती भूगोल है, अधिवास जिसको हम कहते हैं, ये दो पार्टों में डिवाइड है, ग्रामीण और नगरीय। इसके अलावा आर्थिक भूगोल जो है ये कृषि, पर्यटक, संचार, उद्योग, सेवाएं, व्यापार, परिवहन, इसमें जो है ये अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र भौगोलिक चिंतन, यानी भूगोल के अंदर जो कि इनोवेशन हुए हैं, जो आविष्कार हुए हैं, लोगों ने जो जानकारी दी है, वो किस प्रकार से जानकारी मिली, क्या क्या जो है सोच में परिवर्तन आया, कौन कौन से सिद्धांत जो है वो दिए गए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, ये भौतिक चिंतन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, यानी भौगोलिक चिंतन का इतिहास के अंतर्गत। मानव पारिस्थितिकी यानी भू और एवं मानव पारिस्थितिकी क्रियाएं, कि मनुष्य का जो पर्यावरण है उससे आपस में किस प्रकार से संबंध है, वो सब चीज का अध्ययन हम करते हैं। विधि और तकनीक के बारे में है। मानचित्र कला, यानी हमें जो है मानचित्र के बारे में जानकारी जो यहाँ से मिलती है, तो ये अलग से एक विषय हो गया। इसके अलावा मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय विश्लेषण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं, और ये है जो हमारे क्या नाम है आजकल बहुत ज्यादा जो है चलन में है, जैसे हो गया हमारा GIS, GPS और LIS। तो ये सारी जो है शाखाएं हैं किसकी, क्रमबद्ध भूगोल, यानी अलग अलग जो है इसको इसमें अध्ययन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जो मैंने बताया कि आपको क्रमबद्ध भूगोल हो गया और प्रादेशिक भूगोल। अब प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर कर लेते हैं, प्रदेश विकास के आधार पर कर लेते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण कर लेते हैं, या इसकी योजनाएं चल रही हैं उसके आधार पर, ग्रामीण और शहरी योजनाओं के आधार पर। अभी हमने सब कुछ अध्ययन किया और भौतिक भूगोल और इसका महत्व ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको बता देता हूँ कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, इन सब का जो है हम अध्ययन करते हैं। और भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, जैसे भूमंडल, इसमें हो गया भू आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच किस प्रकार का है। वायुमंडल के अंदर वायुमंडल की संरचना कैसी है, कौन कौन से तत्व मौजूद है वायुमंडल के अंदर, कौन कौन से जो है जैसे वायु के घटक। इसके अलावा जो है वायु की दाब की बात करें, वर्षा किस प्रकार से होती है, तो ये सब चीज जो है इसके अंदर अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और जल विज्ञान की बात, जलमंडल की बात करें, जलमंडल के जो है समुद्र हो गए, झीलें हो गए, तालाब हो गए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जीवमंडल के अंदर जो है वो मनुष्य का जीवों के साथ में, या मनुष्य का जो है अन्य प्राकृतिक तत्वों के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये सब चीज हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और ये जो 11वीं क्लास की बुक है ये पूरी भौतिक भूगोल है। और भौतिक भूगोल के अभी जो है हम यहाँ से हमारी जो है शुरुआत है, और हम भूआकृति विज्ञान से शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है फिर और भी काफ़ी सारे पार्ट जो है इसके अंदर है,
धीरे धीरे हम इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर दो परिभाषाएं दी हुई है, एक है रिचर्ड हॉर्सन की और एक है अल्फ्रेड हेटनर की। तो ये दो परिभाषाएं जो हैं वो नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, धन्यवाद। आपने बहुत ही विवेक के साथ में ये पूरा सेशन सुना। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे जो है आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।